जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रोल्स रॉयस ने दिया भारत को 5th जनरेशन जेट इंजन का एक नया ऑफर। भारत पहुंचा चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि डिप्लॉय होगा पाकिस्तान के साथ लगे फ्रंट पर। भारत की मिलिट्री की फाइनेंशियल पावर्स हुई 2 गुना और 33 दिन में अमेरिकन पायलट 2 बार हुआ शॉट डाउन। आज गुरुवार को भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार लैंडिंग करी है और इसे इस एयरपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन की तरह भी देखा जा रहा है। और बता दें कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया था और अब ये ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम के लिए यूके फर्म रोल्स रॉयस ने एक नया ऑफर पेश किया है और जिसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में एरो गैस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स को स्थापित करना भी शामिल है। और जो रोल्स रॉयस है वो भारत में MRO फैसिलिटी को भी एक्सप्लोर कर रही है। और इसी प्रस्ताव पर बात करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक खास बातचीत में रोल्स रॉयस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया है कि उनके प्रपोजल में टेक्नोलॉजी का कंप्लीट ट्रांसफर भी शामिल है और ये जो प्रस्तावित फैसिलिटी है ये इनिशियली मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन्स पर फोकस करेगी और स्वदेशी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करेगी। और फिर समय के साथ इसे डुअल यूज़ रिक्वायरमेंट के लिए भी एक्सपेंड किया जा सकेगा, जैसे कि डिफेंस के अलावा सिविल एविएशन एप्लीकेशंस के लिए। और रोल्स रॉयस का मानना है कि उनके साथ इस ऑफर में जो स्टेल्थ फाइटर्स के लिए जेट इंजन हैं जो कि भारत में विकसित किए जाएंगे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि 2032 तक उनकी ग्राउंड टेस्टिंग हम कर पाएंगे और जो पहली फ्लाइट है वो 2034 तक कंडक्ट हो सकती है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम के लिए जो भारत है वो ऑलरेडी फ्रेंच फर्म सैफरन के साथ एक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में औपचारिक रूप से आगे बढ़ चुका है। यह लगभग 10 से 12 वर्षों की एक लंबी परियोजना है जिसमें इनिशियली 120 किलोन्यूटन तक के थ्रस्ट वाले इंजन को विकसित किया जाएगा और फिर इसको 140 किलोन्यूटन तक भी एक्सपेंड किया जाएगा। और इस इंजन की जो IP राइट्स हैं वो पूरी तरह से भारत के पास रहेंगे। इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल रहेगा जिसमें क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी भी शामिल है। और इस पार्टनरशिप के तहत 10 से 12 वर्षों के टाइम फ्रेम में लगभग 9 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे इंजन्स के। ANI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशिया से भारत पहुंच चुका है और अब इसे बेहद ही जल्द ऑपरेशनल एरिया में डिप्लॉय भी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वास्तविक योजना के अनुसार पहले इस चौथे S-400 को चीन पर फोकस करते हुए सेंट्रल सेक्टर में डिप्लॉय किया जाना था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो चुका है और अब इसे वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ स्टेशन किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे 2 सिस्टम्स पहले से डिप्लॉय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी वहाँ पे छोटे छोटे गैप्स मौजूद हैं। बाकी जो 5वां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो भी इस वर्ष नवंबर या दिसंबर तक भारत पहुंच जाएगा और जो 5वां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो चीन पर फोकस करने वाले सेक्टर्स पर डिप्लॉय होगा। यानी कि 5 में से 3 S-400 सिस्टम्स पाकिस्तान के साथ लगे फ्रंट पर हैं और बाकी के 2 चीन के साथ लगने वाले नॉर्दर्न फ्रंट पर। इसके अलावा भारत 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ S-400 का अपना स्वदेशी ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट कुशा पर भी काम चल रहा है जिसमें कि ऐसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया जा रहा है जो कि S-400 और यहाँ तक कि S-500 की भी कुछ कैपेबिलिटीज़ को मैच करेगा। और ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई कि इस परियोजना के लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर भारत के सोलर इंडस्ट्रीज़ को चुना गया है। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्म फोर्सेस की फाइनेंशियल पावर्स में एक बहुत ही प्रमुख रिवीजन को अप्रूवल दिया है और जिसमें से कुछ केसेस में इंडियन आर्म फोर्सेस की जो फाइनेंशियल पावर्स हैं तो उसकी लिमिट 100% तक बढ़ाई गई है। यानी कि ये जो कदम है हमारे मिलिट्री के फील्ड कमांडर्स को प्रोक्योरमेंट डिसीजंस और भी तेज़ी से लेने, परियोजनाओं को बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट करने और ऑपरेशन रेडीनेस को और भी तेज़ी से इंप्रूव करने में मदद करेगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के उद्देश्य के साथ जो स्वदेशी प्रोक्योरमेंट और R&D के लिए फाइनेंशियल पावर्स हैं तो उनको भी डबल कर दिया गया है। और ये जो रिवाइज फ्रेमवर्क है ये लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक के प्रोक्योरमेंट्स को फैसिलिटेट करेगा और इससे इंडियन आर्म फोर्सेस को अपनी रक्षा खरीद तेज़ी से और एक अच्छे बजट के साथ करने में मदद मिलेगी। यानी कि ये मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए लेस पेपर वर्क, फास्टर डिसीजंस और क्विकर डिलीवरी तो इसको सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा एक और अपडेट है कि इस महीने भारतीय नौसेना 5 और स्वदेशी नेवल प्लेटफॉर्म्स को इंडक्ट करने के लिए तैयार है जिसमें स्टेल्थ फ्रिगेट्स INS दूरागिरी, INS महेंद्रगिरी, एक लार्ज सर्वे वेसल और 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट तो ये मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर अभिलाषा बराक को प्रेस्टिजियस 2025 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है और UN ने मेजर अभिलाषा को लेबनान में UNIFIL के साथ उनके सर्विस के दौरान उनके असाधारण नेतृत्व और ज़मीनी स्तर पर किए गए बेहतरीन सामुदायिक कार्यों के लिए सम्मानित किया है और इस उपलब्धि के लिए मेजर अभिलाषा को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो जैसे कि अभी हाल ही में ईरान ने US के हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर कुवैत और बहरीन में US के मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक करने का दावा किया था
और इस स्ट्राइक की जो फुटेज सामने आई थी उसमें से जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो उसके पैसेंजर टर्मिनल पर काफ़ी भारी नुकसान हुआ था और उसमें कई सारे लोग घायल हुए थे और एक इंडियन नेशनल की कैजुअलिटी भी हुई थी। लेकिन अब इस वाले मामले पर एक ब्लेम गेम चल रहा है जिसमें ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल को टारगेट नहीं किया था। वो जो डैमेज हुआ है वो यूएस मेड पेट्रियट मिसाइल सिस्टम में आए एरर के कारण हुआ है, जबकि यूएस ने ईरान के इस दावे को खारिज किया है और इसे पूरी तरह से गलत बताया है और ये कहा है कि ईरान ने जानबूझकर सिविलियन एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया था। और इन्हीं सब ब्लेम गेम के बीच एक रिपोर्ट ये देखने को मिली है कि यूएस एयरफोर्स के F-15 स्ट्राइक ईगल जेट का एक पायलट ईरान के साथ इस वॉर में लगभग 33 दिनों में 2 बार शॉट डाउन हुआ है। पहली बार जो उसका जेट है वो 1 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायर में शॉट डाउन हुआ था और फिर उसके बाद 3 अप्रैल को ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल से, और दोनों बार सेम पायलट था। और ये भी अपनी तरह का पहला ऐसा इंसिडेंट है जब सेम कॉन्फ्लिक्ट में एक पायलट 2 बार शूट डाउन हुआ है। और कमाल की बात यह है कि दोनों बार उसने अच्छी तरह से सर्वाइव किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पहली बार वो पायलट शॉट डाउन हुआ था तो वो सफलतापूर्वक इजेक्ट होने में कामयाब रहा था और फिर उसके 5 सप्ताह के बाद उस पायलट ने वापस से ईरान के साथ इस ऑपरेशन में शामिल हुआ, लेकिन एक बार फिर से ईरान की मिसाइल ने उसके जेट को शॉट डाउन कर दिया और इस दूसरी बार में भी जो पायलट है वो सर्वाइव करने में कामयाब रहा और उसे रेस्क्यू किया गया था। और ऐसा लग रहा है कि यूएस एयरफोर्स के इस पायलट ने अपने पूरे जीवन भर के लक को इसी कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल कर लिया है। एक और अपडेट है कि यूएस के एरिया 51 के ऊपर एक मिस्टीरियस प्लेन को स्पॉट किया गया और जो उसकी थर्मल इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और माना जा रहा है कि यूएस का नेक्स्ट जनरेशन का F-47 वाला जेट ही है। आप में से ऐसे कितने हैं जिनको 1989 में चीन में हुए तिएननमेन स्क्वायर वाली घटना के बारे में पता है? और ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में अगर आप कुछ ज़्यादा ही खुलकर यूट्यूब पे बात करेंगे तो वो आपकी पर्टिकुलर वीडियो सेंसर हो जाती है। और चाइना में तो इससे संबंधित हर एक चीज़ इस हद तक सेंसर की गई है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो अब हुआ ये कि इस घटना को लगभग 37 साल हो चुके हैं और चीन अभी भी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि लोगों के दिमाग से इस घटना की जो यादें हैं वो पूरी तरह से मिटा दी जाएं, क्योंकि ये जो घटना है ये चाइनीज़ मिलिट्री और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत ही डार्क साइड को एक्सपोज करती है। और अपनी इसी कोशिश के तहत अब चीन ने कुछ नए कदम उठाए हैं और नया कदम यह है कि इस घटना के जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिलीज़ को उनकी ग्रेव्स तक विजिट करने से रोका जा रहा है। और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने विक्टिम्स के रिलेटिव्स को कहा है कि उन्हें इस घटना के एनिवर्सरी के दिन बीजिंग के कब्रिस्तान में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि विक्टिम्स की जो फैमिलीज़ हैं तो अब उन्हें कब शोक मनाना है, कहाँ मनाना है, कैसे मनाना है, तो उसको भी चाइना की अथॉरिटीज़ कंट्रोल करेंगी। वैसे तो इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियोस पहले बनाई है, आप उनके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस घटना के एक हिस्से के बारे में आपको बताया जाए तो ये एक ऐसा दिन है जब चाइनीज़ मिलिट्री ने अपने ही सिविलियंस पर टैंक्स चढ़ा दिए थे। और उन लोगों की गलती क्या थी कि वो डेमोक्रेसी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि बहुत ही पीसफुल तरीके से भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी रातों रात इस प्रोटेस्ट को समाप्त करने के लिए चीन ने मिलिट्री फोर्स का सहारा लिया था। और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने इतिहास में इतने सारे लोगों की जान ली है जितनी तो नाजियों ने भी नहीं ली है। और ये 4 जून 1989 एक ऐसी तारीख है जिसके बारे में चीन चाहता कि कोई भी इसके बारे में बात तक ना करे। क्यों? क्योंकि ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को एक्सपोज कर देती है। और इस पर एक डिटेल्ड आर्टिकल हमने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है, आप उसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस आर्टिकल को आप इंग्लिश और हिंदी किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं और हो सके तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2015 में मणिपुर में एक एम्बुश में 6 डोगरा के हमारे 18 वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें शामिल हैं नायब सूबेदार राम सिंह, हवलदार प्रकाश चंद, हवलदार सतपाल भसीन, हवलदार सुनील के शर्मा, हवलदार राजेश कुमार, हवलदार रणदीप सिंह, हवलदार जगवीर सिंह, लांस नायक रजनीश सिंह, सिपाही राम प्रसाद यादव, लांस नायक कुलदीप राज, सिपाही मनोज कुमार, सिपाही विजय कुमार, नायक अशोक कुमार, सिपाही विकास भारद्वाज, सिपाही सोहन सिंह, सिपाही मंजीत सिंह, CFN भरतेश्वर P और सिपाही जितेंद्र कुशवाहा। और फिर इस कायरतापूर्ण हमले के जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत ने भी 9 जून 2015 को एक क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करी थी जिसे 21 पैरा SF ने अंजाम दिया था। और ये स्ट्राइक भारत म्यांमार बॉर्डर के साथ कंडक्ट की गई थी और कई दर्जन भर आतंकियों को इसमें न्यूट्रलाइज किया गया था। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हॉट परस्यूट। और अगर आपने उरी मूवी देखी है तो उसकी स्टार्टिंग में भी इस वाले ऑपरेशन को दिखाया गया है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 21 पैरा SF का निकनेम क्या है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।